कसम से यार, यूरोप और अमेरिका ने मिल करके पूरे पूरे वेस्ट एशिया की एकदम लंका लगा के रखी हुई है। अभी बमुश्किल ऐसा लग रहा था कि शायद यूएस, इजराइल और ईरान में किसी तरह का एक सीज फायर होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। लेकिन अब पता चल रहा है कि इजराइल लगातार लेबनान में अटैक करता चला जा रहा है, बॉम्बार्डिंग करता चला जा रहा है, और ईरान इस बात से कतई खुश नहीं है और वो इसकी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर बंद करने की बात कर रहा है यार। तो आखिर ये क्या गुत्थी है? क्यों इजराइल और लेबनान लड़ते चले जा रहे हैं और ईरान को इसमें क्यों बुरा लग रहा है आखिर? आओ जरा ये कुछ मजेदार चीजें जानने की कोशिश करते हैं, इन नोट्स को कुछ खोलने की कोशिश करते हैं। इसको अगर समझना है इस नोट को, तो इसमें एक प्लेयर और है बहुत बड़ा, जिसे कह रहे हैं हिजबुल्ला। ये एक शिया मिलिशिया है जो कि लेबनान, बोले तो खासतौर पे दक्षिण लेबनान में बहुत एक्टिव है। ठीक है ना? तो ये दो तीन एलिमेंट्स तुम्हें समझने की कोशिश करनी होगी। देखो, ये वेस्ट एशिया का मैप है, यहां पे इजराइल और इजराइल के ठीक ऊपर लेबनान है। ठीक है, तो इसका रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आओ जानने की कोशिश थोड़ी सी हम यहां पे करते हैं। जो रूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं बच्चों वर्ल्ड वॉर 1 है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है, अगर तुम वहां पे देखोगे तो उसमें यूरोप ने बहुत ही हैफजर्ड से मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर दी। वेस्ट एशिया को ऑटोमन, क्योंकि धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, ऑटोमन ही इस पूरे एरिया को कंट्रोल करता था, तो ऑटोमन को कम करके वहां पर नए नए देश बना दिए, आर्टिफिशियल क्रिएशंस, बाउंड्रीज बना दी। और वो कहीं पर जो है देखोगे तो यार वो रूट कॉज है कॉन्फ्लिक्ट का, पूरे वेस्ट एशियन कॉन्फ्लिक्ट का। हमें बताया जा रहा है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी उस समय इंग्लैंड और फ्रांस ने एक सीक्रेट अग्रीमेंट किया जिसे बोलते हैं साइक्स पिकॉट अग्रीमेंट, जिसमें यह बोला गया कि लड़ाई के बाद ऑटोमन की जो वेस्ट एशियन टेरिटरीज हैं उनको ब्रिटेन और फ्रांस आपस में बांट लेंगे, एज मैंडेट्स बांट लेंगे। मैंडेट बोला गया, मतलब एक तरह का नया कॉलोनियलिज्म था। तो ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा कि हम लोग इसे बांट लेंगे, और इन्होंने एग्जैक्टली वही किया। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने सीरिया और लेबनान, देख रहे हो ये है लेबनान जो ब्लू कलर का दिख रहा है तुम्हें, तो सीरिया और लेबनान इसका जो टेरिटरी थी ये फ्रांस ने अपने कब्जे में कर ली, और इजराइल और जॉर्डन वाला जो इलाका था ये कहीं ना कहीं, और इराक वाला जो रीजन था ये ब्रिटेन के हाथ में आ गया। और देखो, दीज आर लाइक द बाउंड्रीज। ये इजराइल है और नॉर्दर्न इजराइल और सदर्न लेबनान के बीच में काफी लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं। ठीक है, फाइनली मैंने तो बताया कि एरिया पहले शुरुआती तौर पे अगर इनका इतिहास जानोगे, मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये तो मैंडेट्स थे। इजराइल वाला रीजन ब्रिटिश मैंडेट था, उसको बाद में फिर 14 में 1948 को स्टेट ऑफ इजराइल बना दिया गया ज्यूज के लिए। इस समय इसकी पॉपुलेशन तकरीबन 10 मिलियन, बोले तो 1 करोड़ है। ऐसे ही अगर तुम लेबनान को देखोगे तो यह शुरुआत में फ्रेंच मैंडेट था। 1943 नवंबर में ये फाइनली फ्रांस से आजाद होकर एक अपना देश बन गया। यहां पर धर्म को थोड़ा समझो, धर्म की गुत्थी समझो। यहां पे 32% शिया हैं, 31% सुन्नी है और 30% क्रिश्चियंस हैं, जिसमें अधिकतर मैरोनाइट क्रिश्चियंस बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ कुछ सिग्निफिकेंट माइनॉरिटीज और हैं, जैसे कि द्रूज भी एक इब्राहिमिक रिलीजन है जो कि मोनोथीस्टिक है, लेकिन वो पुनर्जन्म में यकीन रखता है और इनकी अपनी खुद की थॉट प्रोसेस है। इब्राहिमिक रिलीजन है ये, यस। तो ये इस तरह से धर्म इनके फैले हुए। इनकी पॉपुलेशन बताई जा रही है 60 लाख लेबनान की करेंटली। यही नहीं, अगर तुम देखोगे तो एक इंटरेस्टिंग बात और है, इनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है वो भी बड़ा फैसिनेटिंग है। यहां पर कुछ इस तरह के नियम हैं इनके संविधान में कि जो पार्लियामेंट का स्पीकर होगा वो हमेशा शिया होगा, जो प्रेसिडेंट होगा वो हमेशा मैरोनाइट क्रिश्चियन होगा, और जो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर होगा वो सुन्नी होगा,
जो कैबिनेट होगी उसमें हर सेक्ट के लोग होंगे, द्रूज भी होंगे। इस तरह से करके इन्होंने कुछ डिवाइड बना रखा है। और एक बात जो और पता चल रही है इनको, हल्का सतही तौर पे जितना छोटा मोटा मैं समझ पा रहा हूं, उससे यह कि इनके पास हमेशा एक कमजोर सरकार रही है, क्योंकि उसको उन्होंने इस तरह से रिलीजन के हिसाब से, सेक्ट के हिसाब से बांट रखा है। तो एक नेशनल गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांग कभी भी नहीं बन पा रही है। कमजोर सरकारें लगातार लेबनान में हमें दिख रही हैं। आओ अब जरा जानते हैं कि इजराइल और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट का इतिहास क्या रहा है। इसकी शुरुआत बताई जा रही है 1978 में। 1978 में हमें बताया जा रहा है कि कुछ पीएलओ, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के फाइटर्स, जो कि पैलेस्टाइन को आजाद करवाना चाहते थे इजराइल के कंट्रोल से, ये लोग भाग गए साउथ लेबनान में। इनके पीछे इजरायली आर्मी लेबनान में घुस गई और जिसको इन्होंने जो है काफी अंदर तक जाकर के एंट्री कर ली। ठीक है, और ये इसे कहते हैं ऑपरेशन लिटानी। लिटानी एक नदी है जो लेबनान और इजराइल के बॉर्डर के थोड़ा सा नॉर्थ में बहती है। तो ये लोग वहां तक चले गए, साउथ लेबनान को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। पीएलओ फाइटर्स को इन्होंने वहां से फ्लश करने की कोशिश करी, जो कि लगातार नॉर्दर्न इजराइल पे अटैक करते थे। फिर इसी तरह से फर्स्ट लेबनान वॉर भी शुरू हो गई 1982 में। यहां पर पीएलओ को रोकने के लिए इजराइल ने फुल स्केल अटैक लेबनान का लॉन्च किया। बेरूत में जाके इन्होंने रेजीम चेंज करवाया, अपना आदमी, अपना पपेट गवर्नमेंट बैठाई, और इजराइल ने सदर्न लेबनान को 18 साल के लिए 1982 से लेकर 2000 तक अपने कंट्रोल में करा। और इस समय इजराइल के खिलाफ एक शिया मिलिशिया निकल के आई सदर्न लेबनान में, जिसका नाम है हिजबुल्ला। ये अपोज कर रहे थे इजरायली ऑक्यूपेशन ऑफ सदर्न लेबनान, और इन दोनों के बीच में ये हिजबुल्ला का फ्लैग है। इन दोनों के बीच में स्कर्मिशेस लगातार चलती रही। 18 साल के ऑक्यूपेशन के बाद फाइनली 2000 में इजराइल ने विड्रॉ किया। हिजबुल्ला क्लेम्ड दिस एज अ दैवीय चमत्कार, की ये भाई दैवीय विजय है हमारी, डिवाइन विक्ट्री है हमारी ये। और लेबनान की सबसे पावरफुल फोर्स बन के कौन निकला? हिजबुल्ला निकल के आया। लेबनान की सबसे, सरकार कमजोर, तो ये जो शियाइट मिलिशिया था ये सबसे पावरफुल होके निकला। अच्छा, और कौन है जो शिया है? ईरान है शिया। तो हिजबुल्ला को सपोर्ट कौन दे रहा है? रॉकेट्स कौन दे रहा है? ईरान दे रहा है। ठीक है, चलो आगे देखो। फिर हमें बताया जा रहा है कि सेकेंड इजराइल लेबनान वॉर भी 2006 में हुई, क्योंकि क्या हुआ, हिजबुल्ला ने नॉर्थ इजराइल में अटैक करके इनके कुछ सोल्जर्स मार दिए, 2-3 को जिंदा कैप्चर भी कर लिया। तो इजराइल ने फिर से एक बार अटैक किया, हंड्रेड्स ऑफ कैजुअलिटी बट नो क्लियर विनर, क्योंकि भाई हजारों की संख्या में ईरान इनको रॉकेट्स दे रहा है हिजबुल्ला को, और ये छुप जा रहे हैं और फिर अटैक कर रहे हैं जब इनको मौका मिल रहा है। अच्छा, अब आ जाते हैं जरा सा करंट सिचुएशन। अभी क्या हो रहा है बेटे? हमें बताया जा रहा है, तुम लोगों ने शायद न्यूज में सुना ही होगा कि अक्टूबर 2023 7 अक्टूबर को हमास ने एक बड़ा टेररिस्ट अटैक किया इजराइल पे, और उसके बाद से इजराइल ने गाजा पे हमास को डिसमेंटल करने के लिए बड़ा इन्वेजन लॉन्च किया। वहां की सिविलियंस को भी मारा इन्होंने, इजराइल ने। और हिजबुल्ला ने हमास के समर्थन में नॉर्दर्न इजराइल पे रॉकेट मारने शुरू कर दिए होंगे, जो कि तुम समझ ही रहे हो। तो भाई इजराइल के पास अब क्या चाह रहा था? इन्होंने एक बार फिर से सदर्न लेबनान को ऑक्यूपाई कर लिया है। एक बार फिर से हम उसी स्टेलमेट में खड़े हैं जो हम इतिहास में बार बार देख रहे हैं कि हो रहा है। क्या चैलेंजेस हैं? क्यों इतना चैलेंजिंग है ये सिचुएशन? हिजबुल्ला के पास इनके रॉकेट्स का आर्सेनल बहुत ज्यादा है। ईरान लगातार इनको समर्थन दे रहा है। ईरान ने एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है। वो अमेरिका को बोलता है बड़ा शैतान और इजराइल को बोलता है छोटा शैतान, और एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना रखा है इजराइल और अमेरिका के खिलाफ, जिसमें सबसे आगे है हिजबुल्ला, फिर उसके बाद है हमास, और फिर एक और है हाउथी रिबेलियंस। तो इस तरह से ईरान इनको सबको लगातार सपोर्ट करती रहती है।
तो एक ये बड़ा चैलेंज है। दूसरी बात, इजराइल लगातार ये चाहता है कि सदर्न लेबनान में लिटानी नदी तक का एरिया बफर जोन बन जाए, ताकि भाई कोई इसकी टेरिटरी पे अटैक ना कर पाए। एक और बहुत बड़ी समस्या है जो घूम फिर के लगातार देखने में आ रही है कि भाई लेबनीज सरकार वो इस काबिल नहीं है कि वो हिजबुल्लाह को रेन इन करे, या वो यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को पूरी तरह से इंप्लीमेंट कर पाए। तो ये समस्या है। इजराइल को बार बार यही डर सताता रहता है कि भाई लेबनान में तो उनको कोई रोक ही नहीं रहा है, तो ये पूरे देश से ही लड़ने निकल पड़ते हैं बेचारे। 1 मिलियन से अधिक लोग फिर से डिस्प्लेस हो चुके हैं लेबनान से, और एक बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ये बड़ा दिख रहा है हम लोगों को होते हुए। अभी किस दिशा में जाएगा, ऊंट किस दिशा में बैठेगा, भैया आई डोंट नो। मेरे पास तो जो थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान था वो मैंने तुम्हें दे दिया। एंड लेट्स विश दैट वी लर्न टू लिव पीसफुली विद ईच अदर। बाय।